तो इससे पहले हम लोगों ने कल तक हम लोगों ने देख लिया था पैरेलक्स मेथड। ओके, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस में जो मेथड था दैट इज जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस और जो सिर्फ हम लोगों को एक ही मेथड पढ़ना है दैट इज पैरेलक्स मेथड। ओके, तो हम लोगों ने कल देख लिया था अर्थ और सन के बीच में किस तरह से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ तक समझ में आ गया था किसी को, सबको, या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट आता है आपका एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए। तो ये जो है टॉपिक अभी हम लोग नहीं करते हैं, इसको बाद में ही करेंगे। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस बार बहुत लेट सेशन स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को हम लोग स्किप कर रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट अगस्त कंप्लीट ही हो गया है। तो नेक्स्ट आता है आपका रेंज ऑफ लेंथ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कि रेंज ऑफ लेंथ में कि जो ये पूरा यूनिवर्स में जितने भी लेंथ होते हैं डिस्टेंसेस, उसके डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम लोग कुछ अलग अलग जो है यूनिट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो जितनी साइज होती है इनमें मिनिमम 10⁻⁻14 मीटर होती है। ठीक है, जो आप जानते होंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे ना न्यूक्लियस की साइज के बारे में कि एटम का साइज होता है कितना, एटम का साइज का जो ऑर्डर होता है दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ या 10⁻10 मीटर के रेंज में होता है। ठीक है, और उससे भी 1 लाख टाइम्स छोटा होता है कौन, न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस की साइज होती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 और 10⁻15। ठीक है, एलिमेंट्स वगैरह के केस में तो सबसे छोटी साइज इसी को माना जाता है। ठीक है, टाइनी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक, और मैक्सिमम साइज होती है कितनी, 10⁻26 मीटर। ठीक है, जो यूनिवर्स में देखा गया है। ओके, तो जो कोई भी चीज का डिस्टेंस मेजर करना है तो वो इसी रेंज में आएगा, 10⁻14 मीटर से लेके 10⁻26 मीटर के बीच में। ओके, चलिए इसमें अब 2-3 चीजें जो इम्पोर्टेंट है ये आज मैं पढ़ा दे रहा हूँ और कल पूछूंगा सबसे। ये सब यूनिट्स याद रखना है आपको। एक होता है सबसे पहले फर्मी, है ना, फर्मी मीटर। तो फर्मी मीन्स होता है 10⁻⁻15 मीटर। रेंज ऑफ लेंथ में एक और आपको टेबल भी दे रखा होगा, ये सब देखिए, साइज ऑफ प्रोटॉन का रेंज, है ना, साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस का रेंज, हाइड्रोजन का, ब्लड कार्पसल्स, ये सब आपको ऑलरेडी मैं बोल चुका था कि एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी चीजें होती है, इसको भी आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, कि 10⁻³ मीटर को हम लोग बोलते हैं मिलीमीटर। ठीक है, दिस इज व्हाट, मिलीमीटर। ओके, 10⁻⁻6 को हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रोमीटर। ओके, दिस इज माइक्रोमीटर। ठीक है, 10⁻⁹ इज कॉल्ड नैनोमीटर। ये भी आप लोग साथ साथ लिखते चलिए कहीं पे अपने कॉपी में। ठीक है, 10⁻⁹ को नैनोमीटर बोलते हैं। 10⁻⁻10 को हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर अगर रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ओके, समझ गए? तो उसके बाद फिर आपका आता है 10⁻12 मीटर, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पिकोमीटर। ओके, पिकोमीटर, ये सब याद रखना है, सब यूज होता है बार बार। 10⁻15 मीटर को हम लोग बोलते हैं फर्मी मीटर। ठीक है, उसी तरह से ये हो गया। फिर 10⁻³ मीटर को हम लोग बोलेंगे किलो, है ना, किलोमीटर। ओके, यहाँ भी मीटर लगा दीजिए। 10⁻6 को हम लोग बोलेंगे मेगा, है ना, ठीक है, मेगा। समझ गए? एंड सो ऑन, इसी तरह से जो है आगे बढ़ते चले जाएगा। ये सब मेन मेन चीज था जो आपको याद रखना है, बता दिया मैंने, जो काफी बार यूज होता है। ठीक है,
तो फर्मी इज दिस। एंगस्ट्रॉम भी आपको मैंने बता दिया, दिस इज 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पर अभी आपको बताया था कि 10⁻⁻10 मीटर दैट इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉम, और इसको ए से डिनोट करते हैं, ए के ऊपर में थोड़ा सा ऐसे डॉट लगा देंगे। ओके, चलिए उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, अर्थ से, है ना, दिस इज अर्थ एंड, है ना, अर्थ से सन का जो डिस्टेंस होगा, तो इसका एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहा है ना, क्योंकि अर्थ से ये, क्योंकि एक सर्कुलर पार्ट है इस तरह से, तो ये डिस्टेंस कुछ और होगा, ये डिस्टेंस कुछ और पार्ट, ये डिस्टेंस, है ना, अर्थ एक इस तरह से ऐसा होता है ना, हेमिस्फीयर स्फीयर के शेप का। ठीक है, यस तो सर। इस तरह से, तो हर एक जगह से सन का जो डिस्टेंस होगा अलग अलग होगा, तो इन सारे डिस्टेंसेस का सबका क्या क्या एवरेज वैल्यू निकाला, और ये एवरेज वैल्यू जो है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड दिस इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज कॉल्ड इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये याद रखना आपको। ठीक है, सर अर्थ से सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, समझ गए। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, याद रखना है आपको। ठीक है, एंड व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर मालूम है आप लोगों को? आप लोगों ने एक एड देखा होगा, वो सिस्का एलईडी का, देखा है कभी? इरफान खान जो करते थे, यस नहीं देखा है? यस यस सर, ठीक है, देखें। तो उसमें बोलता है ना लाइट ईयर्स अहेड, याद है? यस सर। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ईयर अहेड? मतलब यहाँ पर मैं उसका कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि उससे रिलेटेड है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, लाइट ईयर जो है इसका मतलब ये होता है, ये एक डिस्टेंस है। ठीक है, समझ गए कि ये वहां पर लाइट ईयर जो है वो ऐसा लगता है कि ईयर्स में बात कर रहा है, बट एक्चुअल में वो लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। वहां पर ऐसा लगता है कि टाइम का यूनिट है, नहीं बोलते हैं। ठीक है, नाम से नहीं लग रहा है कि लाइट ईयर मतलब कि ये टाइम की बात कर रहा होगा, टाइम की यूनिट होगी, है ना, समझ आ रही बात? लेकिन लाइट ईयर जो है इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, कौन सा डिस्टेंस है कि कोई भी मतलब बॉडी, है ना, जो 1 ईयर में, है ना, कोई भी बॉडी, या सॉरी कोई भी बॉडी में स्पेशली हमारा क्या आता है, लाइट, है ना, समझ गए? जो लाइट है, ठीक, वो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, है ना, और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए? यानी लाइट अपनी स्पीड से, है ना, एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर समझ में आया सबको? लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है, टाइम का या डिस्टेंस का? डिस्टेंस। डिस्टेंस, है ना। हाउ मच डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 लाइट ईयर। ठीक है, समझ गए? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मतलब पहले हम लोग ये देखेंगे कि मतलब कि 1 लाइट ईयर मतलब कि पहले हम लोग एक देख लेंगे लाइट जो है एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे? हम जानते हैं 1 सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करता है, 3 इंटू 10⁸ मालूम है आप लोगों को, पढ़े होंगे बचपन में। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 3 इंटू 10⁸, है ना। तो 1 मिनट में कितना करेगा? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 मिनट में करने के लिए इसमें 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। समझ गए? अरे बात समझ में सबको? इसको थोड़ा यस सर। यहाँ पर देखता हूँ। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 सेकेंड में लाइट जो है ट्रेवल करता है 3 इंटू 10⁸ मीटर, है ना। तो 1 मिनट में कितना करेगा? तो 1 मिनट में करने के लिए कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸ इंटू 60 सेकेंड, है ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड। फिर 1 मिनट में हो गया, तो फिर 1 आवर में कितना होगा? तो इंटू में क्या कर देंगे, 60 आवर्स, है ना, 60 मिनट। समझ आ रहा है ना, क्योंकि 1 आवर में क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं। ओके, ये यस 1 सर। आवर में हो गया। अब 1 आवर में हो गया, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 24 आवर्स में कर लेंगे।
तो इनटू में क्या हो जाएगा 24। समझ आ रहा है सबको? 24 आवर्स में डिस्टेंस लाइट ने इतना ट्रेवल कर लिया। ओके, अब फिर 1 आवर हो गया, यानी कि ये क्या है, 1 डे है। अब 1 डे को अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 365 डेज से। तो ये पूरा क्या निकल जाएगा, 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरी की पूरी वैल्यूज को, ठीक है, तो यही चीज आपका पूरा मल्टीप्लाई होके आ जाता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, है ना, विथ इट्स ओन स्पीड दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है आपका पारसेक। पारसेक होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये सब वैल्यूज याद रखना है, मैं पूछूंगा कल, ये पेपर में आता है डायरेक्टली, ठीक है। ओके, पारसेक, तो पारसेक इज व्हाट, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा बस आपको ये दिमाग में 2-3 बार करिएगा अपने से रिवाइज, तो आ जाएगा, ठीक है। ये जो होता है, इट इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, ठीक है। 1 आर्क सेकेंड का मतलब ये जो एंगल है, ठीक है, ये लेंथ अगर हमारा 1 मीटर या 1 यूनिट किया हो और 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जो कवर कर रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, दिस इज कॉल्ड 1 आर्क सेकेंड। तो वहां पर जो ये एंगल सबटेंड करेगा, दिस एंगल इज 1 आर्क सेकेंड। ओके, तो ये बोल रहा है पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ, ये जैसे अर्थ का एक स्फीयर ये है, तो इसका जो एवरेज रेडियस है, ठीक है, एवरेज रेडियस अगर एंगल सबटेंड कर रहा है कितने का, 1 आर्क सेकेंड का, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पार्सेक एंड दिस वैल्यू इज 3.08 इंटू 10⁻16, ठीक है। आई होप कि ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी सबको। यस सर। ठीक है, उसके बाद आता है रेंज ऑफ मास, ठीक है, या मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है। तो मास की यूनिट आप लोगों को मालूम है कितना होता है, मतलब किलोग्राम, ठीक है। और उसमें आप लोग ये सब एटॉमिक मास यूनिट सब पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री में। 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग 1 U भी बोलते हैं, एंड दिस 1 U इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, है ना। एंड दिस एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg, है ना। इसको हम लोग जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है उसको हम लोग उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है, 1 एटॉमिक मास। ओके, 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये सब केमिस्ट्री में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आपको बस इतना ही याद रखना है। रेंज ऑफ मास, मास में हमारा सबसे छोटा मास होता है 10⁻30 kg और सबसे बड़ा मास होता है 10⁻55 kg, ठीक है। ये पूरे यूनिवर्स का मास कहलाता है 10⁻55 kg। और बिल्कुल जो सबसे छोटा सा मास होता है, ठीक है, कम से कम जो मास हो सकता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो 10⁻30 kg का रेंज होता है। दिस इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये लगभग 10 है, तो इसलिए 10⁻30 लिखा है इसको, ठीक है, एक 10 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज रेंज ऑफ मास। तो इन सबको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, इसमें वही सब पुराने जमाने में सीसीएम क्लॉक होता था, एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम, एटॉमिक क्लॉक, है ना। पुराने जमाने में कैसे हम लोग टाइम को मेजर करते थे, ये सब बातें आपको स्टोरीज इसमें आपको मिल जाएंगी। ज्यादा आप एक बार खाली रीड कर लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। यहाँ से हमारा जो चैप्टर में इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है। ओके, तो ये क्या क्या है ये सब को देखिए थोड़ा। सबसे पहले एरर क्या होता है, मालूम है किसी को? गलती सर। गलती, मिस्टेक, है ना। क्या होता है कि जब भी आप कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, किसी भी चीज की वैल्यू को आप मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है एरर आता है, ठीक है। मतलब उसकी ट्रू वैल्यू जो होती है, एक्चुअल जो वैल्यू होती है, और जो ठीक है, जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है, ये दोनों क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है?
जो आपने इसकी ट्रू वैल्यू है, जब आप मेजर कर रहे हैं तो मेजर करने के बाद ये इससे मैच नहीं करता है, तो उसी का जो डिफरेंस आता है उसी का जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग एरर बोलते हैं, ठीक है। या तो हो सकता है जैसे मान लीजिए किसी एक वायर की लेंथ है 10 मीटर, आपको दे दिया और आपको बोला मेजर करने के लिए, तो हम हो सकता है एक बार 10.1 मीटर कैलकुलेट करें, एक बार हो सकता है 9.9 मीटर कैलकुलेट करें, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस माइनस 0.1 मीटर का एरर आ रहा है, या तो आप प्लस 0.1 ज्यादा मेजर कर रहे हैं, या तो आप 0.1 मीटर कम मेजर कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट बोलिए, एरर, ठीक है। एरर। तो देर इज सम सर्टेनिटी एंड देर इज, मतलब जब भी आप मेजरिंग कर रहे हो किसी चीज की, तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, एंड दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर, ठीक है, समझ गए। ओके, अब दो चीज को हम लोग पहले समझते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ठीक है। इसको थोड़ा समझने के लिए आपको एक दो एग्जांपल लेके आप ज्यादा समझेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए एक और टर्म आपको जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जानते हैं आप लोग क्या होता है? व्हाट इज रिजोल्यूशन? व्हाट इज रिजोल्यूशन? आप देखते होंगे टीवी, जब आप खरीदने के लिए जाते हैं कोई भी टीवी, तो आपको वहां पर क्या बोलता है कि रिजोल्यूशन इसकी बहुत ज्यादा है। आजकल जो मोबाइल्स आ रहे हैं, है ना, उसमें आप देखते होंगे पिक्सल की बात करती है, ठीक है, मेगापिक्सल, इतने मेगापिक्सल, इतने मेगापिक्सल। इसका मेगापिक्सल मतलब आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी, है ना, रिजोल्यूशन पावर कितनी ज्यादा है। मतलब आप उसको अगर जूम करके देखते हैं, है ना, मतलब जैसे टीवी खरीदने जाएंगे तो आपको बोलता है 1,00,000:1, है ना, यानी एक चीज को आप 1,00,000 टाइम्स जूम करके देख सकते हैं, इसकी रिजोल्यूशन इतनी ज्यादा है, 1,00,000 टाइम्स बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो उसी तरह से मोबाइल में आप जैसे पिक्सल, जितना ज्यादा मेगापिक्सल का आपका कैमरा होगा, है ना, यानी कैमरे की क्वालिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, तो आप किसी छोटे से चीज को आप उतना जूम कर सकते हैं, जितना टाइम्स बड़ा करके देख सकते हैं, और क्लियर दिखना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। आ रही बात समझ में? तो रिजोल्यूशन में जो है ये चीज आ गया। अब ये आपको मतलब जनरल मीनिंग समझाया, ठीक है। मतलब रिजोल्यूशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर डेसिमल के बाद अगर कोई एक 0.1 आ रहा है, एक डेसिमल के बाद 0.01 आ रहा है, ठीक है, एक डेसिमल के बाद 0.001 आ रहा है, ठीक है, ये इस तरह से, समझ गए। तो ये रिजोल्यूशन मतलब ये जैसे जैसे इधर बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, रिजोल्यूशन उसकी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। आपसे मैं अगर ये पूछूं कि किसी बच्चे ने एक वायर जो था अभी उसकी लेंथ को 10 मीटर मेजर करना था, ओके, ठीक है तो इसमें किसी ने कैलकुलेट किया 10.0 मीटर, एक ने कैलकुलेट किया 10.00 मीटर, एक ने कैलकुलेट किया 10.000 मीटर, और एक ने कैलकुलेट किया 10.000 मीटर। इनमें से कौन सही है? बोलिए। सब 10 मीटर लेंथ थी और सबने अलग अलग ये इस तरह से मेजरमेंट दिया। सब सेम ही है कि अलग अलग है? बताइए। सेम है सर। सब सेम है, लेकिन आप किसको ज्यादा एक्यूरेट मानेंगे? फर्स्ट। नो सर। फर्स्ट को। देखिए, हो सकता है कि डेसिमल के बाद आपका 0.001 यहाँ पर आ जाता, ऐसे आ सकता था, ठीक है ना। तो ये जो है आदमी और मेहनत कर रहा है कि उसकी लेंथ को और ज्यादा एक्यूरेसी चेक कर रहा है ना, और ज्यादा उसको रिजॉल्व करके देख रहा है, और ज्यादा उसमें, है ना, रिजोल्यूशन करके देख रहा है, और कितना ज्यादा वो मतलब कुछ उसमें और चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, है ना, डेसिमल के बाद उसके उसमें वेरिएशंस तो नहीं आ रहे हैं डिजिट्स में। तो इस ये जो वैल्यू है ये ज्यादा आपको बिल्कुल हाईली एक्यूरेट और हाईली प्रिसाइज वैल्यू है ये, ठीक है, समझ आ रही है बात? तो यस जबकि सर। सभी 10 ही दे रहा है, लेकिन हो सकता था यहाँ जाके आपको 0.001 मिल जाए, 0.002 मिल जाए, है ना। तो ये वैल्यू आपकी कहलाती है मोर एक्यूरेट, ठीक है, समझ गए? चलिए, अब हम लोग थोड़ा इसको अलग तरीके से, दूसरे तरीके से समझते हैं, दो चीजों में कोरिलेट करके समझते हैं, ठीक है, तो और ज्यादा आपको समझ आएगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। थोड़ा बहुत आपको रिजोल्यूशन समझ में आ गया? यस सर।
ठीक है, अब देखिए कोई एक क्या बोलते हैं, कोई भी चीज का जो लेंथ है वो 10 मीटर आपको फिक्स कर दिया, ठीक, ओके। और मेजर दो तरीके से इसके लेंथ को मेजर किया, ठीक है। एक में रीडिंग आई आपकी 9.8 मीटर, ठीक है, 9.8 मीटर। और और इसका जो क्या बोलते हैं रिजोल्यूशन था, वो आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक है, तो इसकी रिजोल्यूशन है 0.1 मीटर की, ठीक है, ओके। और दूसरी रीडिंग किसी ने ऑब्जर्व करी, उसको मेजर करी, तो ये आता है 9 पॉइंट इसको हम लोग ले लेते हैं, चलिए 67 मीटर, ओके, ठीक है। और इसकी रिजोल्यूशन है 0.01 मीटर, डेसिमल के बाद दो डिजिट तक जा रहा है, ठीक है। देखिए ट्रू वैल्यू कितनी थी, 10 मीटर, ओके। तो दो ऑब्जर्वेशन आया आपका, एक ये आया और एक ये आया। इस दोनों में से आपको किसको आप मानेंगे कि कौन ज्यादा एक्यूरेट है, विच इज मोर एक्यूरेट, ये बताइए। दोनों में कौन ज्यादा एक्यूरेट है, 9.67 या 9.8? 9.8. यस, 9.8 मीटर वाला एक्यूरेट है। और आपको अगर पूछेगा कि किसका प्रिसीजन विच इज मोर प्रिसाइज, तो क्या बोलेंगे, दिस वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इसमें रिजोल्यूशन ज्यादा है। इसमें रिजोल्यूशन मतलब और ज्यादा उसको इनलार्ज करके और ज्यादा, है ना, रीडिंग्स लेके डेसिमल के बाद के वेरिएशंस उसने ज्यादा चेक किए, 2 डिजिट तक गया, ठीक है, समझ गए। तो जिसका रिजोल्यूशन ज्यादा होता है उसकी प्रिसीजन ज्यादा होती है, और जो ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक होता है उसको हम लोग एक्यूरेट बोलते हैं। समझ आया? तो आई होप यू हैव understood the difference between accuracy and precision. Yes or no? Yes sir. Yes, कि फिर sir. से समझाऊं? एक और फिर से समझ देखिए क्या बोल रहा है कि ये 9.8 ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू के नजदीक है, और ये एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा दूर है ना, 9.67 और ये 9.8। तो आप देखिए ये क्या एक्चुअल वैल्यू के नजदीक है, 9.8 जो है 10 के पास है, ये दूर है। तो ज्यादा एक्यूरेट कौन हुआ, ये हुआ। लेकिन प्रिसाइज की अगर बात होती है कि डेसिमल के बाद इसने देखिए एक ही डिजिट तक कैलकुलेशन करा, और ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक कैलकुलेशन किया है, तो ये मतलब कि वैल्यू को ज्यादा अच्छे से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं प्रिसीजन, ठीक है, ऐसे टर्म को बोलते हैं प्रिसीजन, बिकॉज इसका रिजोल्यूशन ज्यादा है, ठीक है। अरे बात समझ में? यस Yes sir. तो अगर और ये थोड़ा सा अच्छे से मेजर करें तो हो सकता है कि ये वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू के और नजदीक अगर जाएगा तो इससे हम लोग बेटर मेजरमेंट इसको बोलेंगे, ठीक है, समझ गए? क्लियर है इतना? Yes sir. तो अब आप यहाँ पर जैसे एग्जांपल, यहाँ एनसीईआरटी में भी आप इसको पढ़िएगा, एक सर्टेन लेंथ है जिसकी मेजरमेंट है एक्चुअल वैल्यू 3.678 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसमें बोला है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसने 3.5 सेंटीमीटर मेजर किया, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसने 3.38 सेंटीमीटर मेजर किया। विच इज मोर एक्यूरेट, 3.5 या 3.38? 3.5. ये एक्यूरेट है क्योंकि इसके ट्रू वैल्यू के नजदीक है। एंड विच इज मोर प्रिसाइज, 3.38, 2 डेसिमल तक लेके जा रहा है इसको, है ना। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक Yes है। sir. तो accuracy in measurement may depend on the several factors including the limit or the resolution of measuring instruments, ठीक है, ये सब हो गया। और यहाँ पर ये डेफिनेशन है, accuracy of measurement is a measure of how close, है ना, the measured value is to the true value of the quantity, कितना ज्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के।
and precision tells us the to what resolution or limit the quantity is measured. ठीक है, तो प्रिसिजन रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है और एक्यूरेसी जो है वो आपको हाउ क्लोज टू दी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ये सब बातें हैं। आई होप कि ये सब बातें समझ में आई होगी आपको थोड़ी बहुत, कि नहीं Yes, आई है? sir. आई सर। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर्स होता है, एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, तो जितने भी एरर्स होते हैं उसको हम लोग मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज सिस्टमेटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। ठीक है, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एरर्स, विच आर दे? सिस्टमेटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। ठीक है, अब फिर एक एक करके दोनों को हम लोग पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स क्या होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद रैंडम एरर को बाद में पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक एरर में हमारा तीन तरह का, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, सेकेंड वन इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर, एंड द थर्ड वन इज पर्सनल एरर। ठीक है, तो इस सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं। सिस्टमेटिक एरर जो होता है, ठीक है, उसको तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया, यानी कि तीनों तरह की गलतियों को मिला के सिस्टमेटिक एरर बनेगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं, फिर तीनों को कंबाइन कर देंगे और उसके बाद बताएंगे कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ये एरर है। ठीक है, तो दिस एरर इज ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दैट इज जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे थर्मामीटर है, ठीक है, थर्मामीटर का अगर आप रीडिंग ले रहे हैं, अगर सपोज कोई पानी कहीं पे बॉईल हो रहा है, तो हम जानते हैं किसी भी चीज का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं दिखाने की जगह वो क्या दिखाने लग जाए, ये दिखा रहा है, एनसीईआरटी बोल रहा है कि 104 डिग्री सेल्सियस दिखा जाए। इसका मतलब क्या है, वो थर्मामीटर सही है कि गलत है? बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, सही है कि गलत है? वो बोलिए। गलत है। गलत है। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसी की डिजाइनेशन में या कैलिब्रेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है। ओके, समझ रहे हैं सब कोई? ठीक है, तो जैसे वर्नियर कैलिपर कल आपको दिखाया था, उसमें अगर जीरो मार्क, अगर वर्नियर दो स्केल होते थे, ठीक है, शुरुआत में क्या होना चाहिए कि जो जीरो मार्क होता है वर्नियर स्केल और मेन स्केल, है ना, वो दोनों का जीरो मार्क स्टार्ट वो क्या होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, तभी जाके आपकी मेजरमेंट सही आएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है दिखाता है कि इंस्ट्रूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, समझ गए? जैसे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए आपको एक व्यू देता हूं मैं। ये देखिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, दिख रहा है आपको? क्या है इंस्ट्रूमेंट? ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? ए लिखा वेट हुआ है, मशीन। दिस इज कॉल्ड वेट मशीन, नहीं है, एमीटर है ये। ठीक है, दिस इज एमीटर। ओके, तो एमीटर में आप देखिएगा जो इसका स्टार्ट हो रहा है रीडिंग, ठीक है, तो एमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करना। यस और नो? Yes, sir. मालूम होगा ना? ठीक है, यस सर। तो अभी देखिए इसकी जो ये जो नीडल है, पॉइंटर आपको दिख रहा है क्या? ये पॉइंटर देखिए आप, जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है क्या ये पॉइंटर? No, sir. जीरो से No. थोड़ा पहले है कि नहीं, है ना? Yes, यस sir. सर। तो ये हमेशा जब भी किसी भी चीज की वैल्यू मेजर करेगा तो थोड़ा सा माइनस करके मेजर करेगा। जैसे 1 एम्पियर है, तो जब जैसे ही 1 पे जाएगा, है ना, तो ये 1 से थोड़ा सा कम दिखाएगा। नहीं, ये जैसे यहाँ पर आपका 1 एम्पियर है, तो 1 से थोड़ा सा पहले ही दिखाएगा, है ना, जितना पहले से स्टार्ट हो रहा है उतना ही तो हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? आ रही है सर। तो ये जीरो पे नहीं है शुरुआत में, तो इसलिए ऐसे एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसका जो कैलिब्रेशन है वो गड़बड़ है ना। जैसे इसमें देखिए आप, ये क्या है, ये सही है, जीरो से मैच कर रहा है इसका। थोड़ा सा स्थिर करूंगा तब ये दिखेगा, है ना। ये स्टार्ट हो रहा है जीरो से? No, sir. नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आगे से जा रहा है, जीरो से थोड़ा आगे जा रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, हाँ, तो ये क्या करेगा, हमेशा 1 एम्पियर अगर करंट मेजर करना है तो 1 से थोड़ा आगे जाएगा। समझ गए? और जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल सही है। समझ गए? तो मेजरमेंट करने के टाइम में आपको देखना पड़ेगा कि कितना वो शुरू में ज्यादा था, तो अगर ज्यादा था तो एक्चुअल मेजरमेंट में उतना कम करना पड़ेगा, अगर कम है तो एक्चुअल मेजरमेंट में उतना बढ़ाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में?
ठीक है। Yes. ये देखिए क्या है, गैल्वो लिखा है इसमें, तो दिस इज गैल्वेनोमीटर। ओके, दिस इज गैल्वेनोमीटर। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए गैल्वेनोमीटर में दो तरह से डिफ्लेक्शन होता है, या तो आइदर लेफ्ट और राइट। ये अगर सही रहता तो ये जीरो जो सबसे बीच में दिख रहा है आपको, जीरो दिख रहा है कि Yes, नहीं? sir. तो क्या ये जीरो पे है इसका पॉइंटर? No, sir. No, sir. है ना, गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट में कितने की करंट है या नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जीरो पे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? No, sir. ठीक है, तो इसका मतलब ये, हाँ बोलिए क्या हुआ? ये देखिए ये भी आपका गैल्वेनोमीटर है। ओके, तो इसमें देखिए जीरो पे मैच कर रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो इसका Yes, मतलब sir. इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट सही। सर वॉइस नहीं आ रहा। है कि नहीं आया? आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर। तो बीच में लेफ्ट हो गया था क्या? यस सर। Sir. ओके ओके, नेटवर्क लूज हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम लोग क्या बातचीत कर रहे थे? हाँ ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर दिख गया सबको? दो जो गैल्वेनोमीटर वाला मैंने दिखाया था, दोनों दिखा था कि उस समय नेटवर्क था नहीं था? Yes, sir. हाँ हाँ, दोनों sir. वाला। Yes, sir. Yes. ठीक है चलिए ओके। तो आई थिंक इंस्ट्रूमेंटल एरर समझ में आ गया आपको कि अभी जैसे देखिए आपके पास स्केल्स होता है ना, स्केल रहता है, तो क्या होता है कि जब जो स्केल डिजाइन कर रहा होगा, बना रहा होगा, तो ये जो 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे करके 15 सेंटीमीटर हो सकता है, जो डिजाइन बना रहा होगा हो सकता है ये यहाँ से यहाँ ये जो गैप दे रहा है कहीं छोटा कहीं बड़ा होके ये 1 सेंटीमीटर की जगह पे हो सकता है 1.1 सेंटीमीटर बना दे। कोई पुराना वो क्या बोलते हैं, अगर अच्छे कंपनी का स्केल नहीं होगा तो ऐसा भी तो कर सकता है वो गलती। नहीं समझे बात को? आप क्या चेक करने के लिए जा रहे हैं कि किसका सही है कितना किसका गलत है? समझ आ रहा है कि नहीं? All right. तो ये जो कैलिब्रेशंस हैं, ये जो स्मॉल ग्रेजुएशन, इसको कैलिब्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि किसी में ज्यादा हो, किसी में कम हो, किसी में कुछ हो, तो ये सब एरर कहलाता है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, क्लियर है? जिसमें इंस्ट्रूमेंट के मैन्युफैक्चरर की गलती, आपकी कोई गलती नहीं है। दूसरी गलती होती है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। ये जो टेक्निक होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने का, किसी भी चीज को मेजर करने का, आपका टेक्निक ही गलत हो। ठीक है, तो टेक्निक गलत कैसे? जैसे आप लोग जानते होंगे, आपको जब कभी फीवर आ जाता है या किसी को फीवर आता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपका फीवर चेक करता है, तो फीवर चेक करने के लिए क्या यूज करता है वो? बोलिए। Thermometer. थर्मामीटर। ओके, जैसे ही वो थर्मामीटर यूज करता है तो वो आप देखते होंगे डॉक्टर आपको थर्मामीटर कहाँ लगाता है? आर्मपिट में लगाता है या माउथ में लगाता है? Mouth. बोलिए। Mouth, sir. Mouth. माउथ में लगाता है। और हम लोग घर में जब चेक करते हैं तो किस में चेक करते हैं? आर्मपिट में करते हैं कि नहीं मोस्टली? यस और नो? अरे हाँ या नहीं बोल दो। यस सर। ठीक है, कौन सा सही है, आर्मपिट वाला या माउथ वाला? Mouth, बोलिए। sir. हाँ, ये जो आर्मपिट के अंदर अगर आप रखते हैं तो आपको इसमें टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम दिखाता है ना, 1 फ़ारेनहाइट या 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको यहाँ पर कुछ ऐसे ही रहता है, ये आपको कम दिखाता है। तो ये क्या हो गया, आपका टेक्निक जो था यूज करने का इंस्ट्रूमेंट का वही गलत था। आई बात समझ में सबको? बोलिए। Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी बात कि जो एक्सटर्नल कंडीशन सच एज द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, है ना, विंड वेलोसिटी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट में सिस्टमेटिकली अफेक्ट द मेजरमेंट। एक तो वो हो गया। दूसरी बात, आप मान लीजिए किसी भी चीज का अगर मान लीजिए लेंथ को मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है, समझ गए, या किसी और चीज को जैसे करंट या वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे?
आप उसमें जैसे लेंथ मेजर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में अगर आप करेंगे तो एक्सट्रीम हॉट की वजह से टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उसकी लेंथ क्या होती है, कोई भी मेटल की इंक्रीज हो जाती है ना। तो अब अगर आप एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में अगर आप मेटल की लेंथ को मेजर करने जाएंगे तो आपका कुछ ना कुछ एरर आएगा, यानी आप जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ही करना है, ठीक है। अब किसी तो इस तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, है ना। कभी ह्यूमिडिटी की वजह से आप जैसे टेम्परेचर वगैरह मेजर करना या कुछ ऐसा रेसिस्टेंस या कुछ वोल्टेज, इस तरह, हाँ मतलब ये सब तो नहीं डिपेंड करता है। तो ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे प्रेशर, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये सब अगर आप मेजर कर रहे हैं तो उसमें ह्यूमिडिटी, है ना, जो है वो फैक्टर बनता है, उस वजह से आपका एरर आएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, ये सब की वजह से भी आपका एरर गलत आ सकता है। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। तो ये क्या है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, बोलिए। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज पर्सनल एरर। ठीक है। पर्सनल एरर क्या होता है कि ये अपना इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए कोई एक एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं आपको, उसमें से हर एक आदमी अलग अलग तरह की वैल्यूज निकाल रहा है क्लास के अंदर में। किसी को अच्छे से टेक्निक नहीं मालूम है, किसी को प्रॉपर सेटिंग नहीं मालूम है, कुछ गलत, कोई अलग अलग तरह की गलती कर रहा है, यानी जो आपने एपरेटस सेट किया है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं किया है, ठीक है। तो आप केयरलेस तरीके से जो है एक किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर प्रिकॉशंस जो होता है वो आप नहीं ले रहे हैं, तो जो ये पर्सनल गलती हो सकती है, दैट पर्सनल एरर, है ना। जैसे आपको मैंने बताया था कि घड़ी का अगर आपको टाइम मेजर करना है तो उसमें क्या करेंगे, आप कहीं दूर से जाके देखेंगे या कहीं पास से नजदीक जाके देखेंगे, पैरेलल टू दी उसको लेके नहीं देखेंगे, ठीक है। तो उसमें जो एरर आएगा दैट इज पैरेलैक्स एरर। तो पैरेलैक्स एरर ये सब जो है आपका क्या कहलाता है, पर्सनल एरर। समझ आ गया सबको? तो जो 3 तरह की गलतियां थी सिस्टमेटिक एरर्स में। पहली गलती क्या थी कि इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ हो। सेकंड गलती क्या थी? सेकंड गलती क्या थी? ठीक है। सेकंड गलती क्या थी कि आपका आपके जो टेक्निक है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, उसमें कमी हो, या फिर आप पर्सनली कुछ भी गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो और जितने भी सिस्टमेटिक एरर्स इन सबको मिला के होते हैं, इन सबको जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। एंड दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। कैसे? आपके अंदर जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी उसमें जो कमी थी उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट्स आप जो भी यूज कर रहे हैं वो अच्छा यूज करें, ये जो गलती थी इसको ठीक करने के लिए अच्छे सही इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, और जितना ज्यादा हो सके अपने अंदर जो कमी है उसको ठीक करिए, पर्सनल जो एरर्स है उसको ठीक करिए, है ना। पर्सनल बायसिंग को एज फार एज पॉसिबल रिमूव करिए, ठीक है। सो फॉर द गिवन सेटअप दीज एरर्स में बी एस्टिमेटेड ड्यू टू सर्टेन एक्सटेंट एंड द नेसेसरी करेक्शन में भी अप्लाइड टू द रीडिंग्स। अगर ऐसी कोई भी गलती आती है तो उसमें कुछ ना कुछ नेसेसरी करेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। ओके। तो यहाँ से आपका सिस्टमेटिक एरर कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट कल देखेंगे रैंडम एरर्स और इससे रिलेटेड आगे की चीजें कल देखेंगे। ओके। आज टाइम खत्म हो गया है तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है सबको कि नहीं आया? आया यस सर। सर।